हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं डेलुलु वर्ल्ड, जहाँ पे आपको मिलेगी फिक्शनल स्टोरीज़। अगर आपको मेरा कहानी और मेरा ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू। अब तक हमने पढ़ा कि सिया अपने ऑफिस से जाने के लिए मेंशन से निकल गई थी, लेकिन रास्ते में ही ट्रैफिक हो जाने की वजह से उसे कुछ देर के लिए इस ट्रैफिक में रुकना पड़ा था। लेकिन इसी बीच कुछ लड़के उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे, लेकिन सिया कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थे। उसने भी उन गुंडों को अच्छे से सबक सिखा दिया था। कहाँ ना कहाँ से वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो सिया को मैडम बोल रहे थे और सिया को बहुत इज्जत से बात कर रहे थे। सिया को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह उनकी बस है। अब आगे पुलिस को देखकर वह सारे गुंडे पहले खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि अब उन्हें सिया से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन उनकी सोच के जस्ट उलट हो रहा था। पुलिस सिया से माफ़ी मांग रहे थे उल्टा, और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात कर रहे थे। तभी उन पुलिस वालों ने उन गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए बोला, लेकिन सिया ने मना कर दिया, क्योंकि उसे अपना बदला किसी और के हाथों नहीं बोला करना था। उसे अपना बदला खुद ही लेना था, इसलिए वह पुलिस को मना कर देती है और वह पुलिस को वहां से जाने के लिए कह देती है। लेकिन पुलिस के वहां से जाते हुए देखकर वह सारे गुंडे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था सिया से। उन्हें इस वक्त सिया से ज़्यादा वह सेफ लग रहे थे। पुलिस के जाता हुआ देखकर उनमें से एक लड़का कहता है, नहीं, आप हमें ऐसे क्यों छोड़कर जा रहे हो? ये हमें नहीं छोड़ेगी, हमें जान से मार देगी। आप प्लीज़ हमें जेल में डाल सकते हैं, लेकिन इसके हाथों मत, मुझे मारना नहीं है, यह मुझे मार देगी। एक को बोलता हुआ देखकर वह सारे गुंडे, वह लोग भी बोलने लगता, लेकिन सिया अपने एक हाथ से इशारा करती है पुलिस को जाने के लिए, और सिया का इशारा मिलने देखकर वह सारे पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। फिर से कहते हैं, अब तुम्हारा क्या होगा कालिया? ये बात वह बहुत ज़्यादा डरावने तरीके से कहते हैं कि आसपास के सारे लोग जो देख रहे थे ये तमाशा, वह सब डर जाता है। तभी से फ़ोन में कुछ करती है और वहां से चले जाती है बिना कुछ किया। ये देखकर वह सारे गुंडे थोड़ा सा रिलीफ फील करता है, उन्हें अब सेफ लग रहा था। लेकिन सिया के वहां से तुरंत जाने के बाद वहां पर तुरंत ही कुछ गाड़ियों में आते कटे बॉडीगार्ड होने कहीं ले जाते हैं। ये बात उन्हें भी नहीं पता कि वह गॉड्स उसे कहाँ ले जाते हैं, लेकिन वह सब बहुत ज़्यादा सीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उन सारे लोगों से भीख मांग रहे थे। लेकिन वह लोग जो बॉडीगार्ड थे वह पत्थर जैसे लग रहे थे, उनकी कोई बात उन्हें नहीं सुनाई दे रही थी, वह बस अपना दिया गया काम कर रहे थे। इसलिए सब देखकर आसपास के सारे लोग घबरा जाते हैं और उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह उन्हें बचाए नहीं करते, क्योंकि वह गॉड्स बहुत ज़्यादा हड्डी करते थे और उनके हाथ में बंदूक के भी थी। ऊपर से उनके शर्ट पर लोगो लगा हुआ था, शर्ट के साथ साथ गन पर भी लोगो लगा हुआ था, एसएसआर लोगो लगा हुआ था, जो एक माफिया क्वीन यानी सिया का लोगो था, और उसे लोगो में सर लिखा हुआ था। सिया ट्रैफिक से हटाने के बाद अपने ऑफिस पहुंचती है, जहां पर उसका असिस्टेंट उसका इंतजार कर रहा था। तभी सिया जब अपने ऑफिस में पहुंचती है तो सारे जितने भी उसके स्टाफ थे और काम करने वाले थे सिया को बहुत ज़्यादा आदर सत्कार करते हैं, क्योंकि वह लोग सिया को बहुत अच्छे से जानते थे। सिया करीब उनसे 6 महीने से ज़्यादा होने जानती थी और वह भी सिया को 6 महीने से ज़्यादा जानते थे। इसलिए सारे स्टाफ और सारे वर्कर्स जितने भी काम करने वाले थे वह सब सिया से अच्छे से बात करता है। इसलिए अपने केबिन में पहुंचने के बाद अपना बचा हुआ काम देखने लगती है। तभी कुछ देर बाद उसके फ़ोन पर रिंग बजना है, जो कि और कोई नहीं राजवीर जी का होता है। सिया को सोचकर राजवीर जी को फ़ोन करती है। तभी राजवीर जी कहते हैं, क्या तुम अपने भाई से मिली? अगर तुम्हारा मिलना हो गया तो तुम हमारे पास आ जाओ, मेहर और मम्मी पापा तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करे, सबसे ज़्यादा लावण्या तुम्हें मिस कर रही है, तुम कब आओगे? जिसे सुनकर सिया मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं बहुत जल्दी आऊँगी और मेरे साथ साथ भाई भी रहेंगे और मैं आपके
उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज सोच कर रखा है, जिसे सुनकर राजू जी चौंकते हुए कहते, सरप्राइज कैसे? सरप्राइज जैसे सुनकर सिया करिए, अब सरप्राइज है तो मैं आपको अभी थोड़ी बता सकती हूँ, मैं आपको जब वहाँ पर आ जाऊंगी तब बता दूंगी, और वह सरप्राइज आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा सरप्राइज होगा और सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। जिसे सुनकर राजवीर जी चौंक सच में पड़ जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं रहते और इधर उधर की बात करने के बाद थोड़ी देर में वह दोनों फोन कट कर देते हैं। फोन कट करने के बाद सब अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ आर बसिया को पागलों जैसा खोज रहा था और उसने एशिया का ट्रैफिक वाला अवतार भी देखा था, क्योंकि वहां पर जोशी को बहुत देर से और बहुत गौर से उसकी सारी हरकतें, सारे एक्शन, सारे चीजों को देख रहा था। वह और कोई नहीं, वह आ रहा था। उसने सिया को तब देखा था जब सिया अपने घर से बाहर निकले थे, क्योंकि उसे भी एक जरूरी काम आ गया था, इसलिए वह भी अपने ऑफिस की तरफ निकल रहा था। लेकिन रास्ते में ट्रैफिक हो जाने के बाद उसे रुकना पड़ा। लेकिन जैसे उसने अपना गाड़ी का दरवाजा खुला था, अभी उसे किया देखी है और वह सिया को देखकर देखता ही रह जाता है और सिया की हाँ सारी हरकतें वो देख रहा था। वह इतना देखने में रसिया को खो जाता है, कैसे ये ध्यान ही नहीं रहता कि उसे सिया के पास जाकर से बातें करनी है। इन 2 सालों में कहाँ थी, उसे कहाँ छुप रही थी, उसे सारे सवालों के जवाब पूछने थे। लेकिन सिया तो चली गई थी। सिया के जाने के बाद तब उसे रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को दिया, अब उसी को कैसे खोजे। लेकिन उसने फिर भी अपने आदमियों को सिया का पता लगवाने के लिए कह दिया था और वह इस वक्त अपने कैबिनेट में बैठकर सिया के बारे में ही सोचा जा रहा था। लेकिन सिया तो उसकी औकात से बहुत ज्यादा बाहर हो चुकी है। अब की देखना यह है कि सीरियल अब को माफ करती है कि नहीं माफ करती है। मुंबई शाम का वक्त या अपने सारे काम करने के बाद राज नाम से शेफ था। तभी सिया जिसको फोन कर रही थी वह उधर से फोन उठा लेता है। तभी सिया उसे सवाल कर दिया, राज कहाँ हो, तुम्हारा काम खत्म हो गया है, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, क्या तुम यहाँ नहीं आ सकते? जिसे सुनकर वह आदमी जिसका नाम राज होता है वह कहता है, तुम्हें पता है ना कि मेरा सारा फोकस किस चीज पर है और मैं कुछ ही दिनों में कामयाब होने वाला हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता है, बस थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। लेकिन अब मैं जो चाहता था वह पूरा कर चुका हूँ, मैं इंडिया कुछ दिनों में आ रहा हूँ। जिसे सुनकर रसिया खुश हो जाती है और कहती है, तुम्हें नहीं पता कितने लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और मुझे तुम लोगों को साथ में देखना है। जिसे सुनकर वह आदमी जिसका नाम राज होता है वह कहता है, मुझे भी बहुत दिन से उन लोगों से मिलना था, लेकिन तुम तो जानती हो कि मैं कितना जल्दी हूँ, मैं बिना कुछ किया नहीं जा सकता था और मैं ये चाहूँगा कि तुम मेरे उसमें मदद करो। जिसे सुनकर सिया करती है, तो पता है कि मैं उन्हें बता दिया है कि मुझे एक गिफ्ट देना है उन लोगों के लिए, सरप्राइज वाली। जिसे सुनकर राज कहता है, तो तुम क्या दोगी? जिसे सुनकर रसिया करती है, वह बस तुम इंडिया आ जाओ फिर हम बात करेंगे अच्छे से। जिसे सुनकर राज करता है, ठीक है, वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा काम है, तुम अपना कम करो और मैं भी जा रहा हूँ, कम करे। जिसे सुनकर इसलिए करे, लेकिन उधर अभी रात का समय हो रहा होगा ना। तभी राज कहता है, मेरे लिए रात दिन कोई नहीं है, मेरे लिए बस काम में है जो मैं करता हूँ और जब मुझे नींद आती है तब मैं सो जाता हूँ, लेकिन मुझे नींद ही बहुत कम आती है। जिसे सुनकर सिया कहते हैं, तुम अपने दिमाग में कितने सारे चीज रखे हुए हो, पहले अपने दिमाग में जितने भी बुरे विचार यह सब है वह सब हटा दो और एक अच्छी लाइफ जियो। तुमने कितना कुछ हासिल कर लिया, अब तुम्हें बस खुशी डिजर्व होती है। जिसे सुनकर राज मुस्कराने लगता है और वह दोनों ऐसे ही कुछ बातें करके फोन कट कर देता है। सिया फोन कट करने के बाद समय देखते हैं तो ये शाम के 7 बजे बज रहे थे। शाम का समय देखे सिया हड़बड़ा जाती है, क्योंकि उसने अपने भाई को नहीं बताया था कि वह बाहर जा रही है और उसके भाई को नहीं पता है कि उसकी कंपनी है, जिसकी वजह से वह जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगती है। कुछ देर बाद सिया अपने मेंशन पहुंच जाती है। हमेशा पहुंचने के बाद वह जैसे मेंशन का दरवाजा खोल दे, तभी वह देखी है
कि उसका भाई लिविंग एरिया में उसका इंतजार कर रहा है, जिसे देखकर सिया थोड़ा हर बार आ जाते, लेकिन वह अपने आप को संभाल कर सारे जहां भाई उसका अपने फ़ोन में कुछ मेल चेक कर रहा था, तभी इसी आवाज़ कहता है, सिया तुम कहाँ चली गई थी और मुझे नौकरों ने बताया कि तुम मेरे जाने के तुरंत बाद चली गई थी। जिसे सुनकर सिया रहती है, हाँ भाई वह मैं थोड़ा सा, वह इतना करके ना वह हर कलाने लगते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, तब इसके दिमाग में आइडिया आता है और कहते हैं, भाई वह मैं अपने एक दोस्त के पास गई थी और उधर से ही मैं लॉन्च ये सब कर लिया। जिसे सुनकर सुभाष, दोस्त तुम्हारा कौन सा दोस्त है? इंडिया में मैंने तो कभी नहीं सुना तुम्हारा कोई दूसरा दोस्त है। जिसे सुनकर हंसी आ जाती, अरे भाई मैंने नया नया बना है, ऑनलाइन फ्रेंड बना है। डाइनिंग एरिया के तरफ जाने के बाद वह देखी है उसका भाई अपना डिनर कर रहा है, तो वह अपना डिनर करती है और वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ भी दिन भी जाते हैं और आज के दिन सिया को राजवीर जी और शिवांश के घर जाना था। शिवांश को सिया ने पहले बता दिया था कि उन्हें कुछ दिन बाद राजवीर जी के पास जाना। जैसे सुनकर शिवांशु भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे उसे अपने अंकल से मिले हुए और उनके परिवार से, इसलिए वह भी तैयार हो जाता है और राजीव जी के मैसेज आने की तैयारी करने लगते हैं। बहुत ज्यादा कुछ सोच रही थी, जैसे कि उसे क्या करना है, कितने समय पर सरप्राइज देना है और वह इंसान आएगा कि नहीं आएगा। उसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहे थे, लेकिन वह आखिरी बार किसी को मैसेज करती है और अपने कमरे से बाहर निकाल कर लिविंग एरिया में जाते हैं, जहां पर उसका भाई उसका इंतजार कर था। वह अपने भाई को, भाई मैं रेडी हो गई हूँ, अब चले। जैसे शंकर शिवांश भी अपना सारा हमें लाता है और दोनों राजवीर जी के मैसेज जाने के लिए निकल जाता है। कोई देर बाद उनकी गाड़ी राजवीर जी के मंदिर के बाहर आती है, जहां पर राजेश जी और उनका पूरा परिवार उनके ही वेट कर रहा था, क्योंकि सिया ने पहले बता दिया था कि वह आ रहे हैं, इसीलिए वो लोग गेट पर अन दोनों का इंतजार कर रहे थे। सिया का आता हुआ देखकर सारे लोग मुस्कुराने लगते हैं और सिया भी अन लोगों को देख देख कर मुस्कुराने लगते हैं। कुछ देर बाद आए इस वक्त सिया, शिवांश, राजवीर जी की पूरी फैमिली उनके मेंशन के लिविंग एरिया में कुछ बातें कर रहे थे। तभी सिया कहती है, मुझे आप लोगों को एक जगह पर ले जाना है और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। जिसे सुनकर लवन कहते हैं, सरप्राइज? वो क्या सरप्राइज है? मुझे भी पता होगा कहाँ ब्लॉग जा रहा है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। जिसे सुनकर सिया और घर वाले मुस्कुराने लगता है। एंड आज भी जी को तो पहले से ही पता था सिया के सरप्राइज के बारे में, क्योंकि जब उन्होंने फ़ोन किया था तो सिया ने अपने सरप्राइज के बारे में बताया था, लेकिन ये बताया था कि उसका क्या सरप्राइज है, इसलिए राज जी को बस सरप्राइज के बारे में पता था, घर वालों को नहीं पता था, नहीं शिवराज को पता था। तभी महाराज जी कहते हो, कैसा सरप्राइज बेटा, हमें भी बताओ, आखिर हमारी बेटी क्या हमारे लिए सरप्राइज प्लान कर रहा है? ये जी से सुनकर दिया कह दिया, अरे आप लोग पहले तैयार हो गया हो और सरप्राइज होता है उसको मैं नहीं बता सकती हूँ अभी के लिए, लेकिन आप मेरे पर भरोसा करो कि वह सरप्राइज आपके जिंदगी का सबसे खूबसूरत सरप्राइज होगा। और आप लोगों के लिए भी इतना कह गया। वो दादा दादी जी की तरफ भी इशारा करती है। सारे लोग मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि उन्हें सिया की छोटी छोटी हरकतें बहुत अच्छे लग रहे थे। कुछ देर बाद वो लोग तैयार होने जल जाता है और खुशी देर बाद वो तैयार होकर भी जाते हैं। यहाँ पर सिया और शिवन का वेट कर रहे थे। शिवश ने उससे पूछे था सिया से कि सरप्राइज क्या, लेकिन सिया ने भी नहीं बताया था। फिर थोड़ा सोच पड़ गया था, लेकिन वो आगे से ऐसे कोई सवाल नहीं करता और वो लोग अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ जाता है। वॉइस बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वह आज ही का दिन का वेट कर रहे थे कितने सालों से, और आज उसका इंतजार खत्म हो रहा है। इतना करके वो किसी को मैसेज करती है और मैसेज का रिप्लाई उधर से आता है, ओके। कुछ देर बाद वो लोग रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं और सियाओ हिम उससे रेस्टोरेंट के अंदर ले जाती है, जहां पर चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन ऐसा उन्हें अच्छे से एक जगह बैठा के कहे जाने लगती है। जैसे देखकर राजेश जी कहता है, अरे तुम कहाँ जा रही हो? जिससे सुनकर
सुनकर सिया मुस्कुराते पीछे मुड़ के कहती है, आप लोगों के लिए सरप्राइज लेने वाहन से चली जाती है। कुछ देर बाद उस रेस्टोरेंट जो चारों तरफ अंधेरे से बड़ा था, वाहन पर एक स्पॉटलाइट बढ़ाती है जहां पर सिया खड़ी थी। तब सिया किसी को अपने हाथ से आने का इशारा करती है और वो इंसान सिया का हाथ खड़ा करके एक कपल की तरह वाहन लोगों के पास आने लगते हैं। उस इंसान को देखकर मैं जी दादा दादी के साथ साथ राजवीर जी की आंखों में भी आंसू आ रहे थे, लेकिन लावण्य कंफ्यूज हो गई थी और शिवास अपनी बहन की सरप्राइज समझ गया था। तभी महार जी उस इंसान के पास जाते कहती है, अधिराज। वो इतना ही कहती है कि प्योर रेस्टोरेंट के लाइट्स ऑन हो जाते हैं और सब कुछ दिखने लगता है। अपनी मैं की बातें सुनकर वह इंसान जो और कोई नया अधिराज होता है, वह अपनी मैं के पास जाकर उनसे गले लगते कहता है, हाँ मुझे पता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, आप लोगों से इतनी साल दूर रहा, लेकिन अभी मैं वो गलती दोबारा नहीं करना चाहता हूँ। अभी मैं वो सब कुछ हासिल कर लिया हूँ जिससे मुझे बहुत पहले ही करके आप लोगों के पास है जाना चाहिए था, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों के पास रहूँगा। सुनकर आज के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो अपने बच्चे के चेहरे पर बहुत ज़्यादा किस कर देती है, क्योंकि वह अपने बेटे को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। इमोशनल होते कहती है, कितनी डर इंटेजर करवा दी, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे इंटेजर में हमने कैसे कैसे दिन कटे हैं। अभी वादा करो हमसे कि तुम हमसे कभी दूर मत जाना। जिससे सुनकर राधेराज कहता है, हाँ मैं नहीं जाऊंगा आप लोगों से दूर, और सिया है ना वो मुझे आप लोगों से दूर जाने नहीं देगी। जिसकी बातें सुनकर मेहर सिया के पास जाकर उसके गले लगते कहती है, थैंक यू सो मच बेटा, तुमने हमारी पॉजिटिव फैमिली को जोड़ा है, हम तुम्हारा यह ऐसा नहीं भूलेंगे। जिससे सुन गाइस ये कह दिया, आंटी मैं यह एहसान के लिए थोड़ी ही कर रही हो और अधिराज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं बस आप लोगों को खुश होता देखना चाहती हूँ। रवि घर वाले भी हैं, एक एक करके आधे रात से मिलते हैं और सिया को धन्यवाद कहते हैं, लेकिन राजवीर जी कब से एक ही जगह पर बैठे थे, उन्हें कुछ समझ नहीं रहा था, क्योंकि उन्हें झटके मिल गए थे। अपने बेटे को देखकर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका ये बेटा जो उनसे कभी बात नहीं किया, वह अचानक से उनके पास से जाएगा। और सिया कैसे जानती है अधिराज को, ये सभी बातें उनके दिमाग में चल रही थी। तब सिया आधी राज को इशारा करती है, जिसको समझकर वो अपने पापा के पास जाता है और अपने पापा के बगल में बैठते कहता है, क्या हुआ पापा, आप अभी तक शौक हो। मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप मुझ पर अपनी नज़र गड़ाए रखो। मुझे नज़र लग गई तो इतना करके वो राजवीर जी को चढ़ाने लगता है। आज इस सुनकर राजू जी कहते हैं, अधिराज तुम कहाँ थे इतने दिन से, तुमने हमें फ़ोन क्यों नहीं किया, तुम जानती नहीं कि हम पर क्या भेजती थी। जी से सुनकर अधिराज कहता है, मैं कम में इतना बिजी हो जाता था कि मुझे अपने खाने की भी नहीं याद आती थी, ना सोने की, तो मैं आपको फ़ोन कैसे करता, लेकिन अभी मैंने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। अभी आप मुझ पर गर्व करेंगे। जी से सुनकर राजवीर जी अपने बेटे के गले लगते कहते हैं, तो अपने बहुत लंबा इंतेज़ार कराया हम में और हमारे प्यो परिवार को, तो मैं नहीं पता तुम्हारे बिना हम कैसे हो गए थे, मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम ऐसे हो गए। जैसे सुनकर अधिराज कहता है, अभी जो हो गया सो हो गया, अभी हम लोग कभी दूर नहीं होंगे। जिसे सुनकर राजवीर जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वह दोनों एक दूसरे से गले मिलकर हो सारी बातें करते हैं और अपनी शिकायत एक दूसरे से जाहिर करता है। कुछ देर बाद परिवार के सारे लोग इस रेस्टोरेंट के एक टेबल पर सारे लोग बैठे हुए थे और एक दूसरे से हंसी मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे। इस बीच राजवीर जी के बेटे अधिराज और शिवांश भी एक दूसरे से अच्छे से घुल मिल गए थे और एक दूसरे से यूं ही बातें कर रहे थे बिजनेस से रिलेटेड। ऐसे ही करके सारे लोग अपना खाना खाते हैं और अपने अपने घरों के लिए निकल जाते हैं। वहीं कुछ देर बाद शिवांश और सिया अभी अपने गाड़ी में बैठे हुए थे, तभी शिवम से सिया से सवाल करता है, वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम अधिराज को कैसे जानती हो, यहाँ तक राजवीर अंकल भी तुम दोनों की दोस्ती
मुफ्ती के बारे में नहीं जानते थे। कुछ महीना पहले सिया जो अपने ऑफिस का काम कर रही थी राजवीर जी के घर पर, तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जहां पर उसे आज फिर से जाना था मिशन पर, और यह मिशन उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सिया वंश, ऋतिक और कारण मेंशन से निकल जाता है क्योंकि उसे समय राजवीर जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और डॉक्टर उन्हें कह कर गए थे कि इन्हें अभी आराम करने दें, ये कुछ देर में ठीक हो जाएंगे। इसलिए कोई भी राजवीर जी को नहीं बताता है मिशन के बारे में और वह सब ऐसे ही मिशन पर जाने के लिए निकल जाते हैं। बहुत सारे हथियार का सौदा होने वाला था और कुछ ड्रग्स भी थे जो चोरी से कहीं लेकर जा रहे थे सारे लोग। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े लोग का हाथ था इसके पीछे से निकलने के बाद वह सब उसे जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर हथियारों और ड्रग्स की डीलिंग होने वाली थी। तभी वह सब देखते हैं कि कुछ गाड़ियां उसे घर के सामने आती है। जिस घर के सामने वह लोग खड़े थे, रुकने के बाद उनमें से कई सारी बॉडीगार्ड्स निकलते हैं गाड़ियों में से और उसे घर के तरफ जाने लगते हैं। इस बीच उनके हाथों में बड़ी बड़ी हथियार थे और गांधी जिसे देखकर कारण कहता है हमें अकेले नहीं आना चाहिए था, देखो इनके पास कितने बड़े बड़े हथियार हैं, हमें बॉस को बता देना चाहिए था। जिसे सुनकर जिया करती है अंकल की तबीयत अभी ठीक नहीं है इसलिए हमें अभी यह करना ही होगा। इतना करके वह उसे घर के पीछे के तरफ से उसे घर के अंदर घुस जाती है। उसके पीछे पीछे सारे लोग हो जाते हैं। उन्हें एक कमरा देखा है जहां पर बहुत सारा सिक्योरिटी लगा हुआ था। तभी सिया कहते शायद इसी कमरे में सारे हथियार और ट्रक से, जिसे सुनकर वंश गया था हाँ मुझे भी लग रहा है, लेकिन हम इतने सारे आदमियों और हमारे पास अच्छी गन भी नहीं और इतने हथियार भी नहीं। जिसे सुनकर जिया करती है हथियार नहीं हुई तो क्या हुआ, दिमाग का नाम लोग दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। जिसे सुनकर वह सच्चा हो जाते हैं, लेकिन सिया के दिमाग में कुछ अच्छा चल रहा था और कुछ भयानक। कुछ देर बाद अचानक से उसे घर जिसमें ड्रिलिंग होने वाले थे हथियारों की और ट्रक से, उनमें से बहुत जोरों जोरों से आवाज आ रही थी, शायद ये बम फटने की आवाज से। जिसे सुनकर वहां के जितने भी गार्ड से वह सब बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन बाहर निकलने से पहले ही मां का होता है और सारे लोगों से धमाका में मर जाते हैं। ये सब सियार कारण देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी ऋतिक सवाल करता है वसीय तुमने तो कितना अच्छा प्लान किया, लेकिन क्या ये यही खत्म हो गया? अगर इसके बॉस को जरा सभी भनक लगे कि हमने ये सब किया है बम ब्लास्ट तो। जिसे सुनकर शेयर करती है अगर उसके पास कोई पता चल गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने सारे सबूत मिटा दिए हैं, अब चलो हमें जाने का वक्त हो गया और वह सब वहां से निकल जाता है। तभी रास्ते में श्रेया बाकी दिनों से कहती है कि वह सब अभी मैसेज जल्दी सिया कुछ देर अपने साथ समय बिताना चाहते हैं। जिसे सुनकर वह सब सारे लोग सिया को अकेला छोड़ देते हैं क्योंकि वो लोग भी जानते थे कि सिया जब जब अकेला फील करती थी वह बीच जाती थी अपने मैं को शांति देने के लिए और वो लोग भी सिया को खुश देखना चाहते थे, इसलिए वो वाहन से चले गए। सिया लोगों वो कहने के बाद वो बीच चली गई थी और बीच के नजरों को देखकर अपने भाई के बारे में सोच रही थी। वो सोच ही रही थी तभी उसके पीछे से आवाज आती है जो किसी के दर्द से चिल्लाने की थी। जिसे सुनकर सिया उस आवाज का पीछा करती है तो उस इंसान देखता है जिसकी पीठ उसके तरफ थी। तभी वह देखती है कि वह घायल इंसान के सामने 10-12 हरते कते बॉडीगार्ड्स जैसे इंसान थे। वो सब देखने से ही गुंडे जैसे लग रहे थे और उस इंसान को मरने के लिए आए थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो उस इंसान को आज नहीं छोड़ेंगे। ये सब समझकर और जैसे इनमें से कोई एक इंसान उस घायल वाले व्यक्ति को चाकू मरने जाता है, वैसे ही सिया बीच में उस चाकू को रोक लेती है और कहती है अरे यार ये एक है और तुम
लोग कितने सरे हो, ऊपर से यह घायल है, तुम बताओ ये न हैप्पी हुई कि नहीं हुई। जिसे सुनकर वो सब गार्ड्स बोलता है तो कौन है लड़की, तू हट जा यहाँ से नहीं तो तू भी जान से मार ही जाएगी। जिसे सुनकर सीएम मुस्कुराते कहती है मेरा छोड़ो, तुम अपना देखो कि तुम किसके सामने खड़े हो, और रहा मेरे यहाँ से हटने का तो मैं तो नहीं हटने वाली हूँ। तभी इनमें से एक इंसान सिया को ऊपर से नीचे देखते कहता है अरे ये तो लड़की है, ये हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकती। तब सिया कहती है लड़की देखकर फ्लावर समझे क्या फायर है, फायर अप। इतना कह के वो अनसरे गुंडों को मरने लगती है, जिससे देखकर वह घायल इंसान जो आए इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था और उस सबसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो घायल था और उस गुंडों से लड़ नहीं सकता था। लेकिन जैसे वह सिया की हरकतें देखता है कि क्योंकि सिया पतली थी, देखने से ऐसा नहीं लगता था कि वह इतने सरे हटे कटे गुंडों को मार सकती है, लेकिन इसके औलाद सिया हर एक पंच में अन गुंडों को धो रही थी बिना सावन के। जिसे देखकर उस इंसान का मुंह खुला ही खुला रहता है। तभी सिया कहती है अगर और है तुम लोगों के पास गुंडे तो भिजवा दो, मैं उन्हें भी अच्छे से सबक सिखा दूंगी। वैसे भी मेरे हाथ बहुत तड़प रहा है किसी को मरने और पीटने के लिए। जिसे सुनकर वो सब गुंडे जो आए इस वक्त दर्द से रो रहे थे, वह कहता है विल बे अच्छा नहीं कर रही है तो जानते नहीं कि हम कौन है। जिसे सुनकर सिया कहती है अरे जानती नहीं तो जान लूंगी, अगर तुझे अपनी पूरी गैंग को खत्म करवाना है तो सिर्फ और सिर्फ मुझे उनका नाम बता दे, मैं उन्हें चुन चुन कर जान से हम मार दूंगी। और यह सिर्फ धमकी मत समझना, क्योंकि मैं ऐसा कर भी सकती हूँ, अगर यकीन नहीं होता तो आज मैं लो। ये सब सुनकर और सिया का इतना भयानक रूप देखकर वह सारे गुंडेदार के मरे भाग जाते हैं। जिसे देखकर सिया कहती है अरे बड़े ही कमजोर गुंडे थे, इससे अच्छे तो मेरे मेंशन के गार्ड्स थे। खैर छोड़ो, इतना करके वो जैसे भी पीछे मुड़ती है वैसे उस वह घायल इंसान देखता है जो उसी देख रहा था। तब से तभी सिया उसके पास जाते कहती है अभी तुम्हारा क्या इरादा है, क्या तुम यही रहना चाहते हो जिंदगी भर? मैं यह नहीं जानती कि तुम्हारी किससे कितनों से दुश्मनी है, लेकिन तुम अपने साथ कुछ गार्ड्स तो रख सकते हो ना अपनी सुरक्षा के लिए। तो मैंने पता कि अगर मैं कुछ डर पहले नहीं आती तो तुम्हारे साथ क्या हो जाता है, वो तुम्हें जान से भी मार देते थे। सिया की बातें सुनकर वो इंसान जो तब से या कोई इग्नोर किए जा रहा था वह सिया से कहता है तुम कितना बोलती हो, क्या तुम 2 मिनट के लिए शांत नहीं हो सकती हो? जिसे सुनकर सिया कहती है क्या तुम 2 मिनट के लिए शांत नहीं हो सकते हो? मैं तुम्हारी अभी भी जान बचाए हूँ तो तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए था। और मैं तुमको एक बात बता दूं कि अगर तुम अभी मेरे साथ हॉस्पिटल नहीं गए तो तुम्हारी जान खतरे में भी आ सकती है, क्योंकि तुम्हारे हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा खराबी दिख रही है। मुझे पता है कि तुम स्ट्रोंग बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हें स्ट्रोंग नहीं बनना चाहिए। इस वक्त होशियारी से कम लेना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ चलो हॉस्पिटल, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता है। ये सब बातें बहुत जल्दी जल्दी बोल रही थी क्योंकि उस घबराहट हो रही थी ऐसे इंसान को देखकर, क्योंकि वो इंसान के शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था और आसपास कोई लोग भी नहीं दिख रहे थे क्योंकि शाम का वक्त था और सभी अपने अपने घर और अपने काम में व्यस्त है। और उस बीच में जिस बीच पे सिया गई थी वाहन पर बहुत कम लोग आते हैं, इसीलिए किसी से मदद भी नहीं ले सकती थी। लेकिन सिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि यह इंसान उस बार इग्नोर किए जा रहा था। अभी क्या होगा, आगे कौन है वह इंसान, और आखिर वह इंसान या कोई इग्नोर क्यों कर रहा है? क्या उस इंसान को वक्त रहते हॉस्पिटल लेके जा सकती है और उस इंसान की जान बचा सकती है? क्या रिएक्शन होगा इस बात पे राजवीर जी का जब उन्हें इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलेगा? जो के लिए बने रहे हमारे साथ। अभी तक हमने पढ़ा कि सिया अपना मिशन ख़त्म करके थोड़ी देर आराम करने के लिए और खुद को टाइम देने के लिए वो वेश पर आती है, जहाँ पर उसका सामना कुछ गुंडों से होता है। उन गुंडों से निपटने के बाद वो उस इंसान को देखती है जो
इस वक्त घायल है अवस्था में भी कितने नखरे दिखा रहा था। अभी आगे सिया उस इंसान को अपनी बातें इग्नोर होता देख कर कहती है, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम खुद की मदद नहीं करना चाहते हो और तुम इस वक्त इस हालात में होना चाहते हो तो मैं तुम्हारा इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। ऊपर से मैंने तुम्हारे जान बचाई है अनगुनों से, तो तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। क्या तो मैं ज़रा सा भी अंदाज है अगर मैं यहाँ पे नहीं आती तो वह गुंडे तुम्हारे साथ क्या करते हैं। तभी उस इंसान की आवाज़ सिया के कानों में आती है, क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझ पर हम लेकर है, हो सकता है मैं जैसे भी मर जाता है लेकिन तुम्हारी इस नौटंकी से तो मैं बच जाता ना। तुम कितने ज़्यादा नौटंकी करते हो और क्या तुम्हें मना नहीं है कि अपने से बड़ों से कैसे बात करना है चाहिए। उस आदमी को ऐसे बात करता हुआ देखकर सिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उस इंसान को इग्नोर करके जाने लगते हैं। लेकिन तभी उससे उस आदमी की आवाज़ सुनाई देती है जिसके सीने में शायद एक गोली लगी हुई थी और वाहन से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। उस इंसान ने कब से उस खून को बाहर आने से रोका था, लेकिन सिया की वजह से उस बोलना पड़ा था और बोलने से उसका खून ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आ रहा था। इंसान क्यों ऐसी हालात में अकेला छोड़ना आशिया को अच्छा नहीं लगता और वह इस इंसान को ज़बरदस्ती अपने गाड़ी में बैठती है अपने कंधे के सहारा पे। उस इंसान को भी सिया की ज़रूरत थी उस वक्त इसलिए वह भी कुछ नहीं किया था और सिया के साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। कुछ देर बाद सिया उस इंसान को एक हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों को साफ देती है कि वो इस इंसान का अच्छे से ख्याल रखे। कुछ देर बाद वो डॉक्टर्स उस इंसान का अच्छे से ऑपरेशन करने के बाद सिया को कहते हैं, अभी इनकी हालात बहुत ज़्यादा खराबी है, इनके सीने में गोली लगी है। वाह खैर मनाइए कि इनके दिल के पास या दिल पर नहीं लगने तो उनकी जान भी जा सकती थी। इनका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, इसके वजह से अभी बहुत दिनों तक आराम करना पड़ेगा और आपको इनका ख्याल रखना पड़ेगा। जिससे सुनकर सिया सर हाँ महिलाती है और डॉक्टर को वाहन से जाने का इशारा कर देती है। वहीं एवियन डॉक्टर को जाने के बाद उस इंसान के पास आती है जिसकी आंखें अभी बंद थी और वह बहुत ज़्यादा मासूम लग रहा था। अपने में कहती है, सोते वक्त कितना मासूम लग रहा है ये, लेकिन जोगनी के बाद एक हार्ड टीचर के जैसा लगता है। खैर मुझे क्या एक कम करती हूँ, इससे अभी यही छोड़ देती हूँ और थोड़ा मैं बॉस के पास से थोड़ा सा जाती हो, तब तक वंश को मैं यहाँ बुला लेती हूँ ताकि वह इसका ख्याल रखें। इतना सोचकर वह वर्ष को फ़ोन करती है और यहाँ की सारी बातें वर्ष को बताती है, जिसे सुनकर कहता है, तुम्हें कितनी बार कहा है कि फालतू के लाफले मुंह मत पी पड़ा करो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। तभी सिया कहती है, वर्ष मुझे नहीं कुछ हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो उस इंसान को मार देते जहाँ से वो भी मेरी आंखों के सामने, तो मैं लाचार जैसा क्यों फील करूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने किसी बेगुनाह की हत्या हो गई और मैं कुछ नहीं कर पा रही। एक माफिया क्वीन होने के रात है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। वॉटशोल्ड वे सिया की बातें समझ रहा था, इसलिए वो भी कुछ नहीं कहता और सिया वंश को वाहन आने का कहकर वह खुद यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि उस राजवीर जी को अच्छे से देख रहा था, क्योंकि उनकी थोड़ी देर पहले ही तबीयत ठीक हुई है और उन्हें होश आया था जिसका मैसेज उसने ही भेजा था। कुछ देर बाद सिया राजवीर जी कमेंट पहुंच जाती है, जहां पर सिया राजीव जी से अच्छे से बात करती है और उनका हलचल लेकर उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। तभी उस वर्ड्स का मैसेज आता है जिसने सिया को ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि वह घायल इंसान अभी होश में आ गया है और वह उसी को खोज रहा है। जिसको सुनकर सिया राजवीर जी को कहती है, बॉस मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मुझे एक जरूरी का याद आ गया है, आप तब तक आराम करो। राजवीर जी भी सिया से कोई सवाल नहीं कर पाते क्योंकि उनके हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ बोलने की, इसलिए वो अपना सर हाँ मिलाते और सिया को जाने का इशारा कर देते हैं। या उनका इशारा समझकर वाहन से चली जाती है। कुछ देर बाद या वो उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहां पे उसने उस गुलीदास को छोड़ा था। सिया हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद जब उस
इंसान के रूप में जाती है तब देखती है कि वह इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था, शायद उस किसी चीज़ का गुस्सा था। तभी सिया उस इंसान के पास जाते कहती है, तुम्हें होश है गया अभी? तुम, मेरी तबीयत कैसी है? डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा आराम करना पड़ेगा। तभी वो इंसान कहता है सिया को, क्या तुम मुझे अपना फ़ोन दे सकती हो? जिसे सुनकर से अभी ना कुछ कहे है सी उस इंसान को फ़ोन दे देती है और वह इंसान किसी को फ़ोन करके कुछ ऑर्डर देता है और फ़ोन कट करके सिया को उसका फॉर्म वापस दे देते हैं। फिर से सवाल कर दिया, क्या तुम ठीक हो और क्या हुआ है? तो तुम्हें गुस्से में क्यों लग रहा है? तभी सिया को वो आया इस इंसान डाटा को कहता है, तो मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी और वह इंसान कौन था जो तुम्हारा फ्रेंड बता रहा था? क्या तुम्हें यह नहीं पता है कि मुझे अनजान लोगों से बातें करना पसंद नहीं, लेकिन मैं तुमसे बात कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। जैसे उनका सिया कहते हैं, वो मेरे अंकल की तबीयत खराबी हुई थी इसलिए मैं उनके देखभाल करने के लिए गई थी। और हाँ, जब से तुम्हारा हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है तब से मैं तुम्हारे पास बस थोड़ी देर पहले अंकल के पास आए तब तक तुम्हारे होश भी ये गया था। जैसे सुनकर कुछ नहीं कहता और जैसे ही वो सब कुछ और बातें करने वाले थे तभी वो रूम का दरवाजा अचानक से खुलता है और कुछ बॉडीगार्ड्स है उस रूम के अंदर आने लगता है, जिसे देखकर सिया अपने कमर के पीछे खोए गन को निकलती है क्योंकि उस लग रहा था कि किसी ने अन पर हमला कर दिया। तभी वह घायल इंसान में सिया से कहता है, यह मेरे आदमी है और कोई ज़रूरत नहीं है लड़ाई झगड़ा की, मैंने ही इन्हें बुलाया। जिसे सुनकर सी है वो गन वापस रख देती और कहते हैं, अच्छा तो देखने में ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत बड़े इंसान हो, तो शायद मुझे अभी इस वक्त चलना चाहिए क्योंकि मेरे अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। जिससे सुनकर सिया से वो घायल इंसान कहता है, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारा थोड़ा सा और ख्याल रख सकते हो क्योंकि मुझे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। तभी से कहती, हाँ डॉक्टर ने तुम्हें कहा है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना पड़ेगा। जिसे सुनकर वो इंसान सिया से कहता है, और डॉक्टर ने क्या किया है? सुनकर सिया कह दिया, डॉक्टर ने तुम्हें ये कहा है कि तुम मरते मरते बचे हो और थोड़ी देर बाद में तुम्हें अगर यह हॉस्पिटल में लती, ये क्या किसी भी हॉस्पिटल में लती और मैं कितने भी पैसे क्यों ना दे देती थी। डॉक्टर से का सिर्फ एक ही जवाब आता, सॉरी मैंने बचा नहीं सकते हैं, लेकिन तुम बच गए, नहीं तो तुम्हारी जान बहुत ज़्यादा खतरे में थी उस टाइम। तभी वो इंसान कहता है, हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं अभी उस टाइप कुछ नहीं बोला। जिस टाइम तो मुझे अपने कंधों पर अपनी गंद में बैठा रहे थे, नहीं तो मैं किसी भी औरत और किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करता हूँ। जैसिया को बड़ा अजीब लगता है क्योंकि यह कौन सा इंसान है जो किसी औरत और किसी स्ट्रेंजर जैसे बात नहीं करता, या तो हर दूसरे इंसान को जानती थी वाहन पे। लेकिन सिया कहती है, होगा कोई से कुछ बीमारी होगी शायद। तभी वह इंसान सिया मैं के बात समझते हो गया था, मुझे इंसानों से एलर्जी नहीं है, बस मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे आसपास रहे हैं और खासकर लड़कियां। जैसे सोचकर सिया को ऐसा लगता है कि वो उसके बारे में बोल रहा था। तभी क्या कहते हैं, अगर तुम्हें लड़के नहीं पसंद हो तो तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारा देखभाल करूं, वो भी एक दिन के लिए। जिसे सुनकर वह घायल इंसान कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मेरा ध्यान रखो। ये बात उस इंसान की सिया को स्पीचलेस कर देता है, ऐसे कुछ बोली नहीं पाती है आगे। ऐसे ही वह दोनों कुछ बातें करते हैं, बतों में सिया उस घायल इंसान से कहती है, अरे देखो मैंने तुमसे इतनी सारी बातें कर ली लेकिन मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। अच्छा तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा नाम क्या? जिस जोन का वो इंसान कहता है, मेरा नाम अधिराज है। जिसे सुनकर सिया को वो नाम को जना पहचाना लगता है। तब सिया कहती है, अच्छा तो तुम्हारी फैमिली कौन है, क्योंकि मैं इतने डर से देख रही हूँ तुम्हारी कोई आसपास फैमिली नहीं है। फैमिली का अनाउंसिंग कर दे उदास हो जाता और वो कहता है, मैं अपने फैमिली के साथ नहीं रहता। मेरे पापा जब मैं
14 या 15 साल का था तब वो मुझे अपने साथ इटली लेकर आए और उन्होंने सोचा था कि वो सबसे बड़े माफिया बनेंगे और बिजनेस वर्ल्ड में भी राज करेंगे और उनके ही नक्शा कदम पर मैं भी चल रहा हूँ। इन सब की वजह से मैं अपने फैमिली से दूर हो गया हूँ और मैं पता नहीं ये सब बातें तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। शायद मेरा मैं कह रहा है कि अगर यह बात मैं तुम्हें बताऊँ तो कुछ चीज़ें सही हो सकते हैं और मुझे तुम्हें अपने बारे में बताकर थोड़ा सुकून मिल रहा है। जिससे सुनकर सिया जो आए इस वक्त अधिराज के बताए चीजें सोच रही थी तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है और वह कहती है वैसे तुम्हारे पापा का क्या नाम है। ये बात वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड और थोड़ी डरी हुई आवाज में कहती है। तभी अधिराज कहता है मेरे पापा का नाम राजवीर है। जिसे सुनकर सिया खुशी से नाचने लगती है क्योंकि उस यकीन नहीं होता है कि उस राजू जी के बेटे को देख लिया है। तब यह और राजवीर जी के बेटे अधिराज के पास जाते कहते हैं थे गो तुम मुझे मिल गए। नहीं तुम मुझे नहीं पता था कि तुम इतने साल लगा दोगे हमसे मिलने के लिए। क्या तुम मुझे नहीं जानते? अरे तुम मुझे जानते ही कैसे होगे, मैं तो कुछ महीने पहले ही बॉस के पास आए हो। कि ऐसी हरकतें और ऐसी कंफ्यूजन भारी बातें सुनकर वह इंसान यानी अधिराज बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उस कुछ समझ नहीं रहा था। तभी वो सिया को कहता है तुम वो कहना क्या चाहती हो? क्या तुम मुझे साफ साफ नहीं बता सकती कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जिसे सुनकर सिया कहते हैं अरे मेरे बहुत ही तुम्हारे पिताजी हैं और तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिताजी तुमसे कितना प्यार करते हैं और तुम्हारी याद में कितने ताड़ियस रहे हैं। इतना करके वो सिया को सब कुछ बताने लगती है राजवीर जी के बारे में और अपने बारे में भी कि वह कैसे इटली आए। उसने अरब के बारे में कुछ बातें नहीं बताई थी, कुछ भी नहीं बताया था उसने अरब के बारे में। उससे बस ये बताया था कि वह अपनी माफिया ट्रेनिंग के लिए इंडिया से इटली आए हैं। सिया की यह बातें सुनकर अधिराज कहता है क्या तुम सच कह रहे हो? क्या मेरे पापा इतना ज्यादा मुझे प्यार करते हैं कि वो मुझे रोज याद करता है? जिस सुनकर ये अपना सराह में हिलाती है और कहती है तुमने अपने पिता से वादा करने के बाद अपने सारी चीजें जो जिससे वो तुम्हारे बारे में पता कर सकते थे वह सब डिलीट कर दिया, जिससे वो तुम्हारा वाड़ा नहीं लगा पाए ना है तो उस बात कर पाए। तभी अदाराज कहता है मैं नहीं चाहता था कि मेरे सपने के बीच में कोई आए क्योंकि मेरा ये खुद का अकेले का सपना नहीं है। आए इसमें मेरे पिताजी की बहुत सारी मेहनत और बहुत सारे अच्छे लगे आए, इसलिए मैंने चाहता था कि कोई भी इसके बीच में पड़े और मैं अपनी मंजिल के पास 2 कदम पीछे हूँ। कुछ दिनों में ही मैं बिजनेस किंग बन जाऊंगा। जिसे सुनकर सिया अधिराज के लिए बहुत ज्यादा खुश होती है और वह दोनों ऐसे ही कुछ बातें करते हैं अपने बारे में और राजवीर जी के बारे में और ऐसे ही वह दोनों दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे करके सिया ने बताती है राजवीर जी को अधिराज के बारे में क्योंकि वो उन्हें सरप्राइज देना चाहते थे। फ्लैशबैक एंड तभी शिवांश की बातें सिया के का आती है जो इन सब बातों को सीवज को बताने में इतना खो गई थी कि उससे कुछ होश ही नहीं था कि वो सब मेंशन पहुंच गया। सिया के होश न आने पर शिव उठते वगैरह सिया ऊर्जा हमारा ए गया। जैसे सुनकर सिया अपनी आंखें में चलते आसपास देखते हैं जब थोड़ा सा अंधेरा हो गया था और उसका मेंशन भी ए गया था। सिया अपने गाड़ी का दरवाजा खोलकर अपने भाई के साथ मैं इशू जाने लगती है। मैं जाने के बाद वो सब अपने अपने कमरे में फ्रेश होने लगते हैं। शिवांश अपने में फ्रेश हो रहा था लेकिन सिया को इतनी थकान हो गई थी और वो इतनी ज्यादा खुशी थी कि उसको जल्दी ही नींद आ गई और वह बिना फ्रेश और बिना कपड़े बदले ही वैसे ही के वैसे सोने। भाई कुछ देर बाद सी अपने कपड़े बदल कर फ्रेश होकर नीचे आता है जहां पर कुछ स्नैक्स के साथ साथ कॉफी रखी हुई थी। शिवांश अपने चेयर पे बैठकर खाने का आनंद ही ले रहा था तभी उससे सिया का डायन आता है और वो नौकरानी से कहता है सिया को नीचे बुलाने के लिए, जिससे सुनकर वो ना कराने से आगे बढ़ जाती है लेकिन बहुत देर बजाने के बाद से अपना दरवाजा
दरवाजा नहीं खोलती है, जिसे देखकर वह नगर रानी उदास हो जाती है क्योंकि उससे लग रहा था कि सिया जानबूझ के दरवाजा नहीं खोल रही हो। तभी वो नौकरानी हट कर नीचे जाती है शिवाजी के पास और अपना सिर झुकाते कहती है, बॉस मुझे माफ कर दीजिए लेकिन छोटे मम साहब दरवाजा नहीं खोल रहे, साधु सोए। जिसे सुनकर शिवज कहता है, हाँ वो था क्यों हुई थी और उस नींद भी बहुत ज्यादा आ रही थी। इसलिए आप एक कम करो कि उसका आज डिनर में फेवरेट खाना बना दो, तब तक वो जग भी जाएगी और फ्रेश भी होगी। जिससे सुनकर वो एडवांस चली जाती है और शिवांश अपने मेल्स चेक करने लगता है जो उसके फोन में भेजो थे। कुछ देर बाद शिव अपने फोन में कम करने के बाद इधर उधर टहलने लगता है। इस बीच उससे अरब का ध्यान बर सता रहा था क्योंकि उससे नहीं समझ में आ रहा था कि वो सिया को कैसे बचाए। उसे इतना पता था कि सिया आरव से लड़ लेगी, लेकिन उससे इतना ज्यादा नहीं था कि आरव उसकी बहन को पाने के लिए क्या कर सकता था। ऐसा सबकी ये सभी सोचने पर रात कैसे हो गई शिवश को कुछ पता ही नहीं चलता और वो रात का समय देखकर अपने कमरे में जाता है। कुछ डर कम करने के बाद वो नीचे आता है जहां पर सिया डाइनिंग एरिया में देखती है कि उसका भाई उसको देखकर मुस्कुरा रहा। जिसे देखकर सिया कहते हैं, क्या हुआ, जिससे उनका सेवाज कहता है, तुम्हारी अभी भी बच्चों वाली हरकतें नहीं गई है। जिससे सुनकर कहती है, हाँ तो मैं तो अभी भी बच्ची हूँ, वो बात अलग है कि आपको बड़ी लगती हूँ लेकिन मैं हूँ बहुत छोटी। सिया की ऐसी बातें सुनकर शिवांश मुस्कुराते अपने कुर्सी पर बैठ जाता है और कुछ देर बाद वो आंटी जो कि खाना बनाती है सी और शिवांश के लिए, वो अपने हाथों में खाना लेके आती है। डाइनिंग खाना आने के बाद से अपना डिनर एंजॉय करने लगती है। डिनर करने के बाद वह दोनों अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चल जाता है और ऐसे है आज का दिन बीत जाता है और सब अपने अपने लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं। आरव जिसकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ एक ही थी, सिया सिया सिया, लेकिन वो सिया को खोज ही नहीं पा रहा था। उस लास्ट बस या जब ट्रैफिक में दिखी थी और जब से उसने अपने आदमी को फोन करके सिया के बारे में पता लगाने के लिए कहा कि वह उस आखिरी बार ट्रैफिक में मिली है, पता लगाओगी वह ट्रैफिक के बाद कहाँ गई थी, कहाँ रहती है, किसके साथ रहती है, लेकिन उसके आदमी अभी तक सिया के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाए। इतना भी नहीं ये पता लगा पाए कि सिया की ट्रैफिक खत्म होने के बाद कहाँ चली गई थी। इससे आरव बहुत ज्यादा गुस्से में था। उससे सबसे ज्यादा गुस्सा आया इस बात का रहा था कि वो सिया के बारे में पता नहीं लगवा पा रहा था और न ही उसकी पूरी टीम लगा पा रही थी। ये तो वैसा हाल हो गया था कि जिसे हम देख सकते हैं उस पा नहीं सकते और जैसे पा सकते हैं उस मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर दिल, दिमाग और नियत तीनों साफ होगी तो तुम्हें किसी भी चीज़ को तुमसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अभी क्या होगा आगे, क्या अरब के बारे में पता लगा पाएगा, क्या सेवा आज को पता चल पाएगा कि एफ क्या सोच रहा है सिया के बारे में, क्या सिया को आरएफ के बारे में पता चल पाएगा। जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। सॉरी दोस्तों, मैं आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं एपिसोड अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन अभी मैं डेली कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए एपिसोड अपलोड कर दो। स्टे ट्यून और जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर ले क्योंकि वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद। तो अभी तक हमने पढ़ा कि आरव बौखलाया हुआ था सिया को खोजने के लिए, लेकिन उस सिया नहीं बोल रही थी क्योंकि सिया के पहुंच इतनी बड़ी तक थी कि कोई भी इंसान सिया के बारे में पता नहीं लगा सकता था जब तक सेवा का मैं ना करे, और जब तक वह नच रहा है तब तक कोई भी नहीं। इसीलिए आरव भी नहीं समझ पा रहा था कि वो सिया के बारे में क्यों नहीं लगवा पड़ा का ना कहा। उस अंदाजे हो गया था कि वह किसी बड़ी शख्सियत के पास है और लेकिन उस दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि सिया उसके बहुत से बहुत आगे चली गई है। वह एक बिजनेस क्वीन के साथ साथ माफिया क्वीन भी है। क्या होगा रिएक्शन जब आरव को पता चलेगा सिया के बारे में। अभी आगे भाई दूसरी तरफ सिया इन सभी चीजों से अनजान अपने नींद को एंजॉय कर रही थी। आने वाले खतरों से अनजान ऐसे ही कुछ दिन भी जाते हैं और सिया का नंबर 1 बिजनेस वुमेन का
अवार्ड का विन नज़दीक आने लगता है, जिसके लिए सिया सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि वो अपने भाई को बताना चाहते थे कि उसने क्या अचीव कर लिया है, क्या क्या हासिल कर लिया है बिना किसी सपोर्ट के, जिससे उसका भाई उस पर गर्व करे। इसीलिए वो दिन रात मेहनत कर रही थी। मुंबई दोपहर का वक्त आया। इस वक्त से आपने ऑफिस में काम कर रही थी, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है और सिया फ़ोन उठती है। तभी उधर से सिया का असिस्टेंट कहता है, मैडम आपकी शाम को एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है कुछ क्लाइंट्स के साथ। जी से सुनकर सिया सवाल करते कहती है, लेकिन वह तो कल होने वाली थी ना। जी से सुनकर उसका असिस्टेंट कहता है, नहीं बॉस, वो आज एक फॉरेन क्लाइंट कहीं जाने वाले हैं और अगर वह आज चले गए तो वो 3 महीने बाद वापस इंडिया आएंगे, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। अगर आप बिजनेस में अवार्ड जीतना चाहती है तो आपको ये डील साइन करनी होगी क्योंकि यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने इसके सारे रिप्रेजेंटेशन आपके दिए गए इंस्ट्रक्शन के मुताबिक बना दिया है, बस आपको एक बार रीचेक कर लेना है और शाम को प्रेजेंटेशन देने चलना है मेरे साथ। जी से सुनकर सिया कहते हैं, ठीक है, तो मेरे केबिन में है, अभी वो फाइल भेजवा दो ताकि मैं उस अच्छे से देख सकूं और उसमें अगर कोई चेंजेस करवाने हो या फिर उसमें कोई गलती है तो मैं तुम्हें बता सकूं। जिससे सुन करो उसका असिस्टेंट कहता है, ठीक है, बहुत सॉरी। इतना करके वो दोनों फ़ोन कट कर देते हैं और सिया अपने काम में व्यस्त होने लगते हैं। कुछ देर बाद उसका असिस्टेंट एक फाइल उसके पास लेके आता है जहां पर सिया अपने फाइल्स को देखने लगती है। अच्छे से फाइल्स को अच्छे से देखने के बाद वह कहती है अपने असिस्टेंट को, जो वही उसकी इंटेजर में खड़ा था बहुत डर से। तब आयस ये कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन तो अच्छी है लेकिन आयस में थोड़े से और चेंजेस होंगे। कितना कहा गया। वह अपने असिस्टेंट को अपने चेंजेस का कहाँ कहाँ करवाना है ये सब बताने लगती है। असिस्टेंट को भी यह आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये आइडिया बहुत ज़्यादा यूनिक था, इसलिए वह भी जल्दी जल्दी वो सब चेंजेस करने लगता है और ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है। सिया और उसका असिस्टेंट मीटिंग जाने के लिए अपने घर में बैठ चुके थे, लेकिन स्पेसियाई का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। अभी किस चीज़ से धड़काता था ये तो हमें लोग जानते हैं। वह कुछ देर बाद सिया की गाड़ी एक बहुत बड़े बिल्डिंग के सामने खड़ी होती है जहां पे एरा उस कंपनी का नाम शो हो रहा था। सिया उस कंपनी को अच्छे से नहीं देखती है और अंदर की तरफ जाने लगते हैं। उस दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि वह अपने किसी करीबी के पास जा रही है। उसका दिल का धड़कन बहुत ज़्यादा धड़क रहा था, लेकिन वह अपने दिल को शांत करके मीटिंग रूम के तरफ जाने लगती है अपने असिस्टेंट के साथ। भाई मीटिंग लोग में कुछ लोग आराम से बैठे थे और सबको सिर्फ और सिर्फ सिया का इंतजार था क्योंकि सारे मीटिंग के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब वहां पहुंच गए थे, लेकिन सिया को कुछ टाइम लग रहा था। इसलिए इनमें से एक कहता है, मिस ससरा को ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मुझे लगता है कि हमें मीटिंग स्टार्ट करना है। देनी शायद जैसे सुनकर दूसरा आदमी कहता है, नहीं, हमें अभी अभी खबर माइल कि वो मीटिंग रूम के नज़दीक है और वह कुछ देर में ही यहाँ आने वाले हैं। जिसे सुनकर सारे लोग शांत हो जाते हैं और अपने फाइल्स में ध्यान देने लगते हैं। वहीं इन सबकी के बीच में एक इंसान जो काफ़ी गुस्से में लग रहा था और उस गुस्से को देखकर मीटिंग के जितने भी लोग थे वह सब डर रहे थे, लेकिन वो इंसान को कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे क्योंकि वो इंसान सबसे बड़ा था। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा अचानक से खुलता है और सिया अपने असिस्टेंट के साथ बड़े ही रॉ में एंट्री मारती है। सिया को बहुत ज़्यादा अपने यहाँ पे कॉन्फिडेंस था कि वो आईएएस रिप्रेजेंटेशन को जीत जाएगी, लेकिन जैसे ही वो मीटिंग रूम के अंदर एंटर करते हैं उसकी दिल की धड़कन कुछ पलों के लिए रुक जाती है और जैसे आईएएस आसपास दिखती है तभी वो इंसान देखता है, वो शख्स जिसमें उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करती थी। तो इंसान जिसके लिए सिया ने कितनी बार रोया था, वो इंसान जिसके लिए सिया ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, वह इंसान जिसने सिया की जिंदगी पूरी तबाह कर दी, उस कहीं का नहीं छोड़ा। वह इंसान जैसे धक्के मार के अपने विला से उस बाहर निकला था, वह इंसान जिसमें हरदम उस पर अपना रौब झाड़ाते रहा, वह इंसान जिसमें
सिया को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल दिया कि उस आरव का नाम सुनते ही पैनिक अटैक आने लगता था। सिया आज भी वो दिन नहीं भूल पाई थी जिस दिन आरव ने सिया को धमकाया था कि वह उससे शादी कर ले, लेकिन सिया के असिस्टेंट के बार-बार बुलाने से सिया को होश आता है, जो कि मीटिंग रूम के चेयर पर बैठने के लिए बोल रहा था क्योंकि सारे लोग उस देख रहे थे। अपने असिस्टेंट का इशारा मिलकर या उस चेयर पे बैठ जाती है जिसके सामने ही सामने वो इंसान जो और कोई नहीं एर्फ था वह बैठा हुआ था। सी अभी प्योर टाइम आरव को इग्नोर कर रही थी, तभी सारे लोगों में से एक इंसान कहता है तो मीटिंग स्टार्ट करें, जिसमें सभी लोग अपनी राजा मंदिर देते हैं और सारे लोग बारी बारी अपनी रिप्रेजेंटेशन दिखाने लगते हैं। सभी के रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा सा यूनिक चाहिए था। आती है जो अपना रिप्रेजेंटेशन बड़े ही कॉन्फिडेंस से दिखाती है थी। इस पर कोई भी डर और कोई भी झिझक का नमन आया नहीं था, बल्कि वो बहुत खूबसूरत थी से अपना रिप्रेजेंटेशन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। सिया का आइडिया बहुत लोगों को पसंद आता है। सी रिप्रेजेंटेशन दे रही थी, तभी उसको ऐसा लगता है कि किसी की दो जोड़ी आंखें उस देख रहे हैं, लेकिन वो इन सभी को इग्नोर करके अपने मेरे प्रेजेंटेशन पे ध्यान देने लगती है। इस बीच से थोड़ा सा सहज महसूस हो रहा था क्योंकि अरब बार-बार उस देख रहा था, लेकिन वो उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। फिर बिना उस इग्नोर किए सिया की ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है और यह अपने सीट में वापस आके बैठ जाती है। तभी आरव की बारी आती है जो अपने असिस्टेंट को सराह करता है और आरव का असिस्टेंट अपनी प्रेजेंटेशन सभी को दिखा रहे हैं। लगता है आरव की रिप्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छे थे, कोई भी उस रिप्रेजेंटेशन में कोई कमेंट निकले नहीं पा रहा था, इसीलिए इन्वेस्टर जो वाहन पर इन्वेस्ट करने के लिए आए थे वह तो दोनों थोड़ा कंफ्यूज भी पड़ जाता है क्योंकि सी और आरव का जो भी रिप्रेजेंटेशन हुआ था वो कहीं से भी काटने के लायक नहीं था, दोनों का ही बहुत बढ़िया था, जिससे सोचकर वो दोनों इन्वेस्टर एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं और बातें करने के बाद वो लोग अपनी राय सभी को बताते हैं। देखिए, हमें साहब का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमने कुछ डिसाइड किया है, इस बार हम कुछ अलग करेंगे। दरबार हम किसी एक कंपनी को लेते थे हमारे इन्वेस्टमेंट और अच्छी रिप्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन इस बार हमें दो लोगों का रिप्रेजेंटेशन इतना अच्छा लगा कि हम उन दोनों में से कोई कभी निकाल ही नहीं पाए और हम ये चाहते हैं कि वह दोनों कंपनी जिन्हें हम लोग सिलेक्ट किए हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कम करें और इस प्रोजेक्ट को अच्छे से पूरा करें। इसमें सभी लोगों का फायदा है। इनमें से एक कंपनी है एस और दूसरे कंपनी है एसएसआर। बोलोगे इतना ही कहता है कि शेयर चकर खड़ी हो जाती है और कहती है क्या क्या हम लोगों को एक साथ कम करना पड़ेगा? नहीं, आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको किससे से करना है, या तो आप मुझे रख लो या तो आप लोगों को रख लो, क्योंकि मैं एक साथ कम नहीं कर सकती हूँ। जिससे सुनकर उसका असिस्टेंट दार से सिया को समझने लगता है कि मैडम आप ये बहुत ज़्यादा घाटे का सौदा कर रहा है, इससे आपका ही घाटा होगा। लेकिन यह अपने असिस्टेंट के एक भी बातें नहीं सुनती और सिया का ऐसा बिहेवियर देखकर वाहन के सारे लोगों को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो उस कुछ कह नहीं सकते थे। तभी इनमें से एक इन्वेस्टर कहता है देखिए आपको ये करना ही होगा, हम जानते हैं कि आपको मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर आपको इस डील को पना है तो आप लोग साथ में कम कर सकते हैं और ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, इसमें कम से कम 3-4 हफ्ते लगेंगे और कम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तभी वो इतना ही कहती है, तब उसका असिस्टेंट तू से समझाते कहता है मैडम अगर आप इस वक्त तो ये दिल नहीं तो आप नहीं बन सकती है बिजनेस वूमेन ऑफ द ईयर। तभी सिया धीरे से कहती है मैं बन रहा हूँ, लेकिन मैं इस इंसान के साथ कम नहीं करूँगी। यह सब बातें वो दंत पिस्ते कहती है, वो इतना ही कहती है। तभी सभी के कानों में अरब की आवाज़ सुनाई देती है जो सभी से कह रहा था ठीक है ड्रिल फाइनल हो गई है, हम दोनों कंपनी एक साथ कम करेंगे और कुछ दिनों में आपका कम खत्म करके आपको देंगे डील फाइनल। जिसे सुनकर वो सारे इन्वेस्टर खुश हो जाते हैं और वह सब कहते हैं ठीक है तो हम लोग कंट्रैक्ट साइन कर ले।
लेते हैं तभी क्या कहती है, आए इसमें मेरी कोई मंजूरी नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मैं कम करूँ ना इसमें, और वो भी आए इस इंसान के साथ जिसको ना ही तमीज़ आती है और ना ही लड़कियों से कैसे बात करनी चाहिए वो आती है। जैसे सुनकर अरब कहता है, देखो मुझे पता है कि तुम मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, लेकिन तुम आए इस वक्त आए इस डील को साइन करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ। सिया उस वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा लाचार महसूस करती है, लेकिन वो अपने भाई के लिए वो डील साइन कर लेते हैं। उस सोचा कि कुछ ही हफ्तों की बात है और हर बार वह अपने असिस्टेंट को भेज देगी, वो खुद नहीं जाएगी। ये साफ एसोसियोलॉग साइन कर लेते हैं और वाहन के इन्वेस्ट वाहन से चले जाता है। ताबिश ही आपने असिस्टेंट को अपना फाइल देते कहते हैं, ठीक है तो हम लोग भी चलते हैं, और वो लोग वाहन से जाने लगते हैं। तभी ये रहा है वो लोगों को रोकते कहता है, एक मिनट मुझे आप लोगों से एक बातें करनी है। तब इसी अपने असिस्टेंट को जाने का इशारा करता है, जिसका इशारा सुनकर वह असिस्टेंट वाहन से चला जाता है। और सिया कहती है, अच्छा तो मैं अभी क्या बात करनी है, सारी बातें हमारे खत्म हो गई है और मुझे नहीं लगता कि आरव से कहानियाँ जो किसी लड़की से बात नहीं करता है वो मुझसे बात करेंगे। तभी आरव कहता है, इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, तुम इन 2 सालों में कितना बदल गई हो, ये तुम्हारी पहनावे और तुम्हारी बातों से ही पता चल रहा है। कहती हूँ अभी मेरे पहनावे और मेरी बातों पर मर जाना, क्योंकि मेरा हाथ मेरे कपड़ों और मेरी बातों से ज़्यादा चलता है। समझ में गया तुम्हें इतना काका। वो आरव को उंगली दिखाती है, जिसे देखकर एफ कहता है, पहले मुझे लगता था कि मेरी बीवी इतना कह के वो रुक जाता है और वह फिर से कहता है, सॉरी सॉरी मेरी एक्स बीवी वो एक लाचार और गरीब औरत है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम छुपी दोस्तों निकालोगी, अभी तुम्हारे साथ खेलने में और मज़ा आएगा। जिससे सुनकर सिया कहती है, मुझे तुम खिलौने मत समझो, क्योंकि यह खिलौने जब चलता है ना, इतना करके वो अपने कमर के पीछे से बंदूक निकल कर आरव को दिखाती है और फिर से कहती है, क्योंकि जब ये खिलौना चलता है ना तो एक ही बार में जान भी निकल जाती है और सारा घमंड भी सब धरा का धरा रह जाता है। सिया का ये अवतार देखकर आरव को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि यह बहुत अलग थी पिछले वाले से। ऐसे पिछली वाली से बहुत ज़्यादा लाचार थी, लेकिन ये सिया ना ही डरने वाली थी ना ही लाचार थी, और ऊपर से ये एक बिजनेस वुमेन भी थी, जिससे आरव को सिया के बारे में और जाने की चूल मच रही थी। तब भी वह पूछता है, अच्छा ये बताओ कि तो इन 2 सालों में कहाँ थी और तो मुझे छोड़ के क्यों चली गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो। वो इतना कह के सिया को गर्दन पकड़ लेता और दबाने लगता है, जिसे देखकर सिया को इतना गुस्सा आता है कि वह आरव के प्राइवेट पार्ट पर एक लात मार देती है, जिससे आरव को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वह सिया का गर्दन छोड़ देता है, क्योंकि उस उम्मीद नहीं थी किसी इतनी जल्दी ऐसा एक्शन ले लेगी। तभी सिया आरव का गर्दन पकड़ाते कहती है, मुझे कमज़ोर समझने की यह भूल गलती से भी भूलकर भी मत करना, क्योंकि तुमने जानते कि मैं अभी कैसी हूँ, तुम्हें मेरे बारे में अच्छे से पता नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। इतना करके वह और आपके गर्दन दबाने लगती है और अभी भी कुछ नहीं कर पाया था, क्योंकि उसका प्राइवेट पार्ट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तभी आरव कहता है, तुमने ये बहुत ज़्यादा गलती कर दी है, क्या तुम्हें नहीं पता कि अगर तुम यहाँ पे मुझे मरूंगी तो हमारे बच्चे कैसे होंगे। क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हें मैं का सुख माइल और मुझे पिता का और हमारी दादी को परबोते का परबोटी का। जिसे सुनकर सिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो एर्फ के बहुत ज़्यादा गर्दन दबाते कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ तुम्हारा नाम जोड़ने की। क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे युकत अभी मेरी पैर की जुटी की धूल बराबर भी नहीं है, और तुम्हें नहीं पता है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। इतना करके वो गन आरव के गले पर रख देती है और दूसरे हाथ से उसने आरव के गर्दन को जोर से पकड़ा हुआ था। आरव को इस वक्त कुछ दर्द नहीं हो रहा था, ना उस दार लग रहा था। उसे
बहुत ज़्यादा इस वक्त प्यारे लग रहे थे। आज जिसने इस वक्त ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना था वो इस रूप में भी बालक की खूबसूरत लग रहे थे और उसका पॉजिटिव ऑरा आरव को बहुत ज़्यादा लुभावना लग रहा था और वह सिया के पास जाना चाहता था, लेकिन सिया उस इतनी ज़्यादा नाराज थे कि वो आरव का शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। यह सब बातें आरव समझ रहा था, तभी वो सिया को समझाते कहता है, देखो हम लोग आराम से फिर बातें कर सकते हैं बैठ के। इतना करके वो जल्दी से सिया के हाथों से गन छीन लेता है और अभी सिया कहाँ जो उसके गर्दन में था वो दूर हटा देता है और सिया को अपने गोद में उठाकर अपने सोफे पे बैठा देता है, जो कि उसी मीटिंग रूम का एक सोफा था। छटपटे कहती है, छोड़ो मुझे छोड़ो, तुम रक्ष कह के छोड़ते हो कि नहीं। तभी आरव कहता है, ऐसे कैसे, मुझे तुमसे अभी बहुत सारी बातें करनी है और मैं अभी नहीं शादा के, तो मुझे छोड़ के जाओ। लेकिन सीआरएफ की कोई बात नहीं सुनती है और वह गुस्से से खड़ी होकर आपको एक जोरदार थप्पड़ मारते कहती है, आइंदा मेरे साथ कोई भी बदतमीजी की तो याद रखना मैं पुरानी वाली सिया नहीं हूँ, एक झटके में तुम्हारी जान भी ले सकते हो और मुझे कोई भी इस बात का दुख नहीं हुआ। इतना करके वो अपने पैर फटकते उस मीटिंग रूम से चली जाती है। आरव को किसी ने थप्पड़ नहीं मारा था, लेकिन सिया के वजह से उस गुस्सा तो ए रहा था, लेकिन उसे भी पता था कि सबसे बड़ी उसकी गलती है, लेकिन वो नहीं सिया को समझा पा रहा था। उसके दिल की बात है कि वो सिया को देखकर क्या महसूस करता है। भले उससे गलती की थी, लेकिन वह अपनी गलती की माफ़ी में मांगना चाहता है। वो सिया को समझाना चाहता है कि वह उसके लिए कितना तरसता है, वह उसके लिए कितना तड़पता है। भले शुरुआत ने उससे गलती की थी, लेकिन जब उसने अपनी माफ़ी मांगने जाए तो सिया ने उसकी एक भी ना सुनी। इसीलिए आरव की आंखों में ना चाहते भी यह सब सोचकर आंखों में थोड़ी सी नम जाती है, लेकिन वो उस जल्दी से साफ करते कहता है, मैं भी देखता हूँ आखिर कितने दिनों तक तुम्हारे ये नखरे रहते हैं, अभी क्या होगा आगे। क्या आरव सिया को मना लेगा? क्या सीआरएफ से मैं जाएगी? क्या शिवांश को पता चल पाएगा? क्या शिवांगी ये एक दूसरे के हो पाएंगे? जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों, यह मेरी थोड़ी लाइफ अपडेट है, तो मैं आप लोगों को कुछ अपने बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आपको सुनना है तो आप सुन सकते हो, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। सबसे पहले तो सॉरी दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है आप लोगों के लिए। मैं एपिसोड नहीं दे पाई क्योंकि मेरी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा खराबी है। एक साथ मुझे 3-4 बीमारियां हो चुकी है, जैसे मुझे फीवर हो चुका है, मुझे सर्दी खांसी भी हो चुकी है, मेरा पेट दर्द कर रहा है और मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और जब मैं डॉक्टर के पास दिखाने गई तो डॉक्टर कहते हैं कि मेरे कान में इन्फेक्शन हो गया है और मेरा पेट में मतलब अच्छे से मेरा खाना पच नहीं पा रहा है, शायद कुछ और प्रॉब्लम है, तो इसके लिए भी दवाई लेनी पड़ी और मेरे कान के लिए भी दवाई लेने पड़ेगी। ऊपर से मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। मैं कैसे कैसे इतनी रात को, अभी 12 बजे बाज रहा है, इतनी रात को अपने घर वालों से छुप छुप कर आप लोगों के लिए स्टोरी लिख रही हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले नहीं चाहते हैं कि मैं स्टोरी यह सब लिखने के चक्कर में अपनी हेल्थ को खराबी करो, इसीलिए मैं छुप छुप कर आप लोगों के लिए स्टोरी लिख रही हूँ। और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँगी आप लोगों से। मुझे अगेन है कि आप लोग मुझे समझोगे और मेरा साथ दोगे और मुझे माफ़ कर देना। मुझे खुद बुरा लग रहा है कि मैं आप लोगों के लिए एपिसोड नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों से एक चीज़ पूछनी थी। अगर आपको पता है तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर मेरा सर दर्द कर रहा है तो ऐसे तो मैं झाड़ू बम लगा लेती हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा सिर बहुत ज़्यादा दुखता है, पता नहीं अलग सा ही लगता है, उस दर्द होता है, ऊपर से मुझे सर्दी खांसी हो जाती है तो उसकी वजह से मुझे बुखार लग जाता है। तो क्या
क्या आप मुझे कुछ घर के नुस्खे बता सकते हो जिससे मेरी सर्दी खांसी और मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए, और मुझे थोड़े से उन पेट के बारे में बता दो कि मैं क्या करूं जिससे मेरा पाचन सही रहा है, क्योंकि मेरे खाने नहीं ज़्यादातर पचते हैं, मुझे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो आप लोग को अगर पता हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं भले ही आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाते, लेकिन आप सभी के कमेंट में पढ़ती हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।